चैप्टर नंबर 10, कंपैरेटिव्स। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना। आप लोगों के केस में, सेवा वाला लोगों के केस में हल्का सा बांग्लादेश का भी टच दिया हुआ है, तो वो आपको देखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस एक दो बार आए हुए भी, अगर आप पीवाईक्यूज देखोगे तो उसमें हल्का हल्का बांग्लादेश का टच भी दिया हुआ है, उनका मन नहीं लगा इसकी वजह से। बाकी लोग के लिए नॉर्मली देयर इज नो क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड, जनरली वी हैव नॉट सीन एनी क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड। ठीक है, और आप लोगों के केस में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जस्ट अ स्मॉल डिस्क्लेमर फॉर दैट। ठीक है, आई वी आर कंपेयरिंग बोथ इंडिया पाकिस्तान चाइना। इंडिया के बारे में डिस्क्रिप्शन ऐसा ज्यादा नहीं है इसमें, क्योंकि हम लोग ने जो जितने भी चैप्टर्स हमने उसके पहले पढ़ा है उसमें हमने इंडिया के बारे में ही पढ़ा है। तो इस चैप्टर में हमारा मेजर फोकस रहेगा ऑन द नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, जिसमें से सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि भैया आखिरकार इन तीनों को हम लोग कंपेयर क्यों कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान और चाइना को हम लोग कंपेयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनका डेवलपमेंटल स्टार्ट्स जो है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे ही हुआ था। मतलब इनफैक्ट इनकी इंडिपेंडेंस जो है वो भी हमें ऑलमोस्ट सेम टाइम में मिली थी। ऑल द थ्री नेशंस गॉट देयर इंडिपेंडेंस इन द सेम टाइम। ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान को अपना जो इंडिपेंडेंस है वो 1947 में मिला, एंड चाइना जिसको अपन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना भी बोलते हैं उसको अपना इंडिपेंडेंस मिला था 1949 में। तो मोटा मोटी आसपास में ही इनको इंडिपेंडेंस मिला, बराबर। ठीक है, अब उसके अलावा जो डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजीज भी है ना वो भी इन तीनों कंट्रीज का ऑलमोस्ट सेम था शुरू शुरू में। ठीक है, इंडिया ने पहले 5 ईयर प्लान्स को अडॉप्ट किया 1951 में, उसके बाद पाकिस्तान ने 1956 में, एंड चाइना ने किया था 1953 में। तो इंडिया वाज द फर्स्ट 1951 में, उसके बाद चाइना 1953 में, एंड पाकिस्तान इन द ईयर 1956। ठीक है, इनफैक्ट शुरू शुरू में सर देखो क्या है कि आप देखो, अगर आप तीनों कंट्रीज को देखो, अच्छा पहला इंपॉर्टेंट चीज जो इस चैप्टर में है कि भैया अगर मुझे कंपेयर करना है इंडिया पाकिस्तान चाइना को ऑन द डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजीज या डेवलपमेंटल पाथ, तो हम लोग क्या आंसर लिखेंगे। तो ये पहला टॉपिक होगा। संदीप पर लाए हो ना आप लोग? नहीं, ठीक है, नहीं नहीं, पढ़ लेना। ठीक है, मतलब मेरे को नहीं पढ़ाना, हो जाएगा। ठीक है, रिक्वायर्ड नहीं है आपके अभी, मतलब वो जब चैप्टर एकदम फॉर्मली शुरू कर रहे होते हैं तब डिस्कशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वगैरह हम छोड़ रहे हैं सर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सब में आ रहा हूँ मैं एक बार। आज मेरा जो ये लेक्चर है ये एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर है, इट इज नॉट अ फैमिली फ्रेंडली क्लास वाला चीज कि आप लोगों को मैं इधर उधर की बातें बताऊं, विच इज ऑल्सो रेलिवेंट बट इट इज नॉट रेलिवेंट फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, हम एकदम स्ट्रेटेजिकली एग्जाम ओरिएंटेड करेंगे। ठीक है ना, तो पहला इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भैया अगर हम लोग इन तीनों कंट्रीज के डेवलपमेंटल पाथ को एक बार देखें तो तीनों की इंडिपेंडेंस लेवल जो है बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम टाइम में मिला था। इनका जो 5 ईयर प्लान था वो भी क्या था, सेम ही टाइम में था। इंडिया एंड पाकिस्तान ने स्ट्रैटेजीज भी सिमिलर सिमिलर लगाया था। आपको याद होगा शुरू शुरू में इंडिया ने भी हैवी रिलायंस किया था ऑन द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, यानी कि गवर्नमेंट को लगा कि यार प्राइवेट तो इतने केपेबल नहीं है, मुझे ही आगे आके मुझे ही आगे आगे क्या करना पड़ेगा, लीड करना पड़ेगा। बात समझ में आया आपको? ठीक है, तो दे वाज बोथ दिस कंट्रीज इंडिया एंड पाकिस्तान, दे बोथ हैड व्हाट, large public sector, and they were spending on what, social development, जैसे हॉस्पिटल्स बनाना है ये सब बनाना है, उसमें ज्यादा ये लोग खर्चा पहले कर रहे थे। 1980 आते आते मतलब ऑलमोस्ट 40-45 ईयर्स तक, ठीक है 40 साल ही मानेंगे मोटा मोटी, 40 साल तक इन तीनों की जो ग्रोथ रेट भी थी वो क्या थी, ऑलमोस्ट सेम। बट देन समथिंग हैपेंड आफ्टर दैट, इंडिया एंड पाकिस्तान जो था आपका उसकी ग्रोथ थोड़ी स्लोअर एंड इरेगुलर प्रोसेस में हुई है, बट चाइना जो था वो अच्छा खासा तेज बढ़ा था। अब सर ऐसा चाइना ने क्या किया, ऐसा चाइना ने क्या अलग किया, तो इसके ऊपर में पूरे के पूरे टॉपिक को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे आपके साथ में। ठीक है, अच्छा अब इसमें चाइना के बारे में कुछ दिया हुआ है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वगैरह। अगर मैं आपको कुछ बताऊं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ चाइना भी दिया हुआ है और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पाकिस्तान भी दिया हुआ है इस चैप्टर में। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेशन से पूछूं तो ये एक बार पूछा हुआ है। ठीक है, ये आज तक एग्जाम में एक बार पूछा हुआ है, बट अगर वो अटेम्प्ट आपका हुआ तो वो एक बार भी काफी है। तो क्या मेरा खाली रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग डेटा वगैरह कुछ याद मत करो, बट एटलीस्ट रीडिंग कर लो। Very, very less likely chances of being asked in the exams, but why take a chance? Just read this part. ठीक है, आइए पहला चीज तो हम ही पढ़ा देते हैं आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। चाइना इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पीपल जो है कहाँ के हैं आपके,
चाइना के हैं। कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन आया है, कंसिस्टिंग ऑफ स्टेट एंड कल्चर्स डेटिंग बैक मोर देन 6 मिलेनिया। इतना पुराना, मतलब वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंट्रीज एंड द ओल्डेस्ट पीपल आर देयर इन चाइना, 6 मिलेनियम। ठीक है, इट इज अ टाइम फ्रेम ऑफ कैलकुलेशन। बहुत ज्यादा पुराना ही होगा तभी लिखा है इंग्लिश में। ठीक है, अभी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इज कॉमनली नोन एज व्हाट? चाइना वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1940। बात समझ में आया? ज्योग्राफी वगैरह आपको पता है कहाँ है क्या है, इस सब के बारे में डिस्कस हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, कि ऐसा क्या इकोनॉमिक मेजर्स चाइना ने इस्तेमाल किया था कि जो है भैया, अभी जो है चाइना जो है बहुत अच्छा डेवलपमेंटल बात कर रहा है। उसका ग्राउंड्स कहाँ से आया? ठीक है, तो आपको पता होगा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में जनरली देयर इज अ वन पार्टी रूल कॉन्सेप्ट, पता होगा आप लोगों को मेरे हिसाब से। ठीक है, जनरली एक पार्टी रहता है जो कि रूल करता है जनरली आपका। ठीक है, ऑल द क्रिटिकल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, एंटरप्राइज एंड लोन लैंड आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स वेर बॉट अंडर द गवर्नमेंट। हाँ, it is a kind of but it is the word republic is there, so we cannot term the word dictator, but we can। ठीक है, बात समझ में आया आपको? इट इज अ फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप, बट they calling it to be republic। हाँ, उपाय नहीं है, बिकॉज सब कंट्रीज अगर इंडिपेंडेंट हो गए, रिपब्लिक हो गए, तो उनको भी तो बनना था ना, ऐसे थोड़ी ना होता है। इसलिए वहां पे क्या, जनरली वन पार्टी रूल है। ठीक है, और जनरली क्या हो रहा है, जितना भी ओनरशिप है जनरली वो किसके अंडर आता है? आपका गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है। अब इसके फायदे भी इसके नुकसान भी है। देखो, फायदा ये है कि कोई भी डिसीजन फटाफट लेना होता है ना, मान लो कोई इन्वेस्टर्स आ रहा है, किसी को जगह चाहिए, कुछ चाहिए, तो गवर्नमेंट कंट्रोल में है तो आसानी से वो क्लियरेंसेस बहुत जल्दी आता है, अनलाइक इन दी अदर केस। बट बाकी बहुत सारे नेगेटिव्स भी आपको पता है। फॉर्चुनेटली मे बी फॉर चाइना इट इज रनिंग इन अ बेटर स्टेट फॉर देम, राइट? आइए, ऐसा कौन से इकोनॉमिक पॉलिसीज को इस्तेमाल किया? सबसे पहले जो 3 मार्क के लिए भी आपको पूछ सकता है वो है GLF, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। ठीक है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, सुनो, ये कहीं ना कहीं इंडिया ने भी करा था। ठीक है, बट ये इंडिया ने बहुत बाद में रियलाइज किया। ठीक है, चाइना को समझ में आ गया था कि देखो, हम अगर वही करते आ रहे हैं जो बाकी सारे कंट्रीज करते हुए आ रहे हैं, तो एज अ होल हम लोगों को कोई ऐसे डेवलपमेंट होने वाला नहीं है। ठीक है, मतलब सर, जैसे एग्जांपल, हर कंट्री जो उस वक्त था, जो भी डेवलपिंग स्टेट में अगर मैं मानूं आपको, वो सारे के सारे वेर हेवीली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, दे वर ऑल एग्रेरियन इकोनॉमी, सारे कंट्री, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना भी हो। चाइना को ये चीज समझ में आ गया कि अगर हम लोग भी वही कर रहे हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं, तो हम लोग एज सच डेवलप्ड कंट्रीज के साथ में कंपेयर नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आपने देखा होगा तो इंडिया भी कुछ रियलाइज किया 1991 में, इसलिए सर्विस सेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया और एग्रीकल्चरल सेक्टर को थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस दे रहे थे हम लोग। तो दे रहे थे बट उतना इंपॉर्टेंस नहीं जितना कि सर्विस सेक्टर के ऊपर फोकस किया। कुछ तो क्या हुआ, उस समय की पॉलिसीज भी कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर्स और सर्विस सेक्टर्स को फेवर किया, और इंडिया ने भी समझ लिया कि हाँ, हम लोग तो इस चीज में एक सुपर पावर बन सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से चाइना ने रियलाइज किया उस वक्त में 1958 के वक्त में, उनका एक बहुत ही प्रोमिनेंट इंसान जिसका नाम है माओ जेडोंग। ठीक है, क्या नाम है भैया? माओ जेडोंग। ठीक है, इनका नाम बहुत बहुत इज्जत से वहां लिया जाता है। आप कभी अभी ट्रेवल लेवल तो मार के आओगे आप लोग, इट्स ब्यूटीफुल। हाँ, बहुत सुंदर है, वैसे देखा जाए तो बहुत सुंदर है। ठीक है, 1958 में इनका एक कैंपेन शुरू किया, किसने? माओ जेडोंग साहब ने। और उन्होंने ठान लिया कि हम क्या करेंगे, चाइना को मॉडर्नाइज करेंगे। हम चाइना को क्या करेंगे? मॉडर्नाइज करें। ठीक है, सर एम क्या था मुझे बताइए? एम ऑफ माओ जेडोंग एंड दिस कैंपेन, द GLF, was to transform agrarian economy, यानी एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इकोनॉमी, into what? A modern economy through the process of rapid industrialization। देखो, देश में एक तो ऐसा है, तो ऐसा मैं आपको बोलूं, देखो, पढ़ना लिखना तो जरूरी है, आपको रिजल्ट अच्छा करना है, ये बात तो सही है। बट मैं अगर आपको बोलूं कि देखो, रेगुलर का तुम लोग को टारगेट मिलेगा, हर 2 दिन के बाद तुम लोग का टेस्ट होगा, हम रेगुलरली तुम लोग का मॉनिटरिंग करेगा, उपाय नहीं है। जो तुम लोग आज तक 3 महीना में नहीं पढ़ा है, उसकी एंटायर पढ़ाई तो हमको 10 दिन में अंदर करनी पड़ेगी, या 15 दिन के अंदर करनी पड़ेगी। तो देखो, ये एक्सट्रीम तो लगता है, बट उस वक्त अगर आपके लिए बहुत जरूरी है कोई चीज, तो ये एक्सट्रीम मेजर्स भी काम आता है। मार्टिनोग अंडरस्टूड द रोल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एट दैट टाइम। कि सारे डेवलप्ड कंट्रीज ऑलरेडी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चला रहे थे, या फिर उनकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रही थी। तो अगर चाइना आराम आराम से लाहे लाहे मूवमेंट करेगा, तो वो कभी भी कैचअप नहीं कर पाएगा। हेंस इट वाज नॉट जस्ट द वर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, बट वर्ड क्या लिखा है आपका? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है मेरे को। ठीक है, उसके लिए क्या किया मुझे बताइए आप लोग?
अब क्योंकि रूरल एरियाज में तो मोस्टली पीपल लोग किस में इन्वॉल्व होते हैं, एग्रीकल्चर में, तो उनको ये चीज पता था। उन्होंने क्या किया, रूरल एरियाज में कम्यून्स बना दिए। कम्यून्स मतलब क्या कर दिया सर, ग्रुप बना दिया, इकट्ठा कर दिया जगह को। सबका अलग अलग फार्मिंग करने की जगह क्या कर दिया, सबको बोला एक साथ में करो, मिलके करो तुम लोग। उससे एफर्ट भी कम होगा, प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, और कुछ लोग जो फ्री हो जाएंगे वो मेरे को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के थ्रू हेल्प कर पाएंगे। तो इन इन रूरल एरियाज कम्यून्स वेर स्टेटेड अंडर दिस, पीपल कलेक्टिवली कल्टिवेटेड वाटर। ठीक है, जीएलएफ वाज एन एक्सट्रीम मेजर। सर कुछ फायदे हुए क्या, कुछ हद तक हुए भी हैं। सर नुकसान हुआ क्या, हाँ सर नुकसान भी हुआ है, क्योंकि बहुत सारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने की कोशिश की थी, तो देश में सीवियर ड्रॉथ भी आया। ठीक है, सीवियर क्या आया आपका, ड्रॉथ भी आया, जिसकी वजह से हैवॉक क्रिएट हो गया चाइना में, किलिंग व्हाट, अराउंड 30 बिलियन पीपल। बात समझ में आया आपको, इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह से आपको पता ही है, दिक्कत होता है, पानी का कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा होता है, उसकी वजह से देश में क्या हुआ, ड्रॉथ बहुत आ गया, किलिंग व्हाट 30 मिलियन पीपल। ठीक है, बात समझ में आया, चलेगा ना, बिल्कुल यहाँ तक पक्की बात है, मुझे बताइए आप लोग। वैसे चीज देखा हुआ है चाइना में कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम मेजर्स की वजह से दिक्कतें तो आती है। आपने देखा ना, बीजिंग जो था बहुत ज्यादा पोल्यूटेड कंट्री बन गया था, इतना ज्यादा कि वहां रहना इम्पॉसिबल हो गया था। देन द गवर्नमेंट डज समथिंग दैट इट यूटिलाइजेस एवरीथिंग, बट जनरली ऐसा देखा गया है कि एक्सट्रीम्स की वजह से दे हैव ऑलवेज टेक। और चाइना ने ये पॉलिसी पहले भी अडॉप्ट किया है, जैसे पहले तो अडॉप्ट किया ही है, आप देख ही रहे हो इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके। अभी भी वो लोग यही करते हैं कि देखो नेक्स्ट 10 साल में कौन सा सबसे प्रोमिनेंट चीज होने वाला है, उसका इन्वेस्टमेंट वो आज से करना शुरू कर देंगे। ठीक है, जिससे जब वो 10 साल बाद वो जब मार्केट मैच्योर हो जाए, तो उस वक्त उनका दबदबा रहे। उसका बेस्ट एग्जांपल जो आप देख सकते हो वो है सोलर पैनल्स। ठीक है, यू लुक एट सोलर पैनल्स, लिथियम आयन बैटरीज, इट इज इम्पॉसिबल दैट चाइनीज पीपल आर नॉट, आई मीन चाइनीज इंडस्ट्रीज आर नॉट इन्वॉल्व। ठीक है, उसके बिना काम ही नहीं होगा, आप चाहे कुछ भी कर लो। अब महिंद्रा जो वो गाड़ी बनाया, 6E जो गाड़ी बनाया, उसका नाम शायद 6E को हटा दिया, ई को हटा दिया बिकॉज ऑफ इंडिगो आई गेस। ठीक है, बट जो गाड़ी निकाला, दैट इज अ जॉइंट वेंचर विद बीवाईडी। बीवाईडी कहाँ कंपनी है, चाइना कंपनी। क्यों, से क्या था भाई, अपने आत्मनिर्भर। भाई अच्छा लगता है सुनने में, बट समझना पड़ेगा कि जो लिथियम आयन बैटरी का पैक वगैरह है, उसका मदद के लिए आपको चाइना से वैसे भी लेना ही पड़ेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं ऐसे स्टेप में इन्वॉल्व है जहां पे आपको उनके बिना काम ही चलने वाला नहीं। दैट इज हाउ दे हैव सीमेंटेड देयर पोजीशन। ठीक है, बात समझ में आया आपको। सबसे पहला क्या था आपका, जीएलएफ, ये अलग से कितना मार्क का जिन्हें सवाल आ सकता है, वेरी गुड। कितना मार्क का, 3 मार्क का, वेरी गुड। हमको लगा याद देख रहा है माओ जेडोंग की तरफ। ठीक है, 1958 में कैंपेन कौन शुरू किया था, मुझे बताइए, माओ जेडोंग साहब शुरू किए थे, किस ऑब्जेक्टिव से, वो चाइना की इकोनॉमी को क्या कर देंगे, हाँ भाई और बहनों, क्या कर देंगे, चाइना का इकोनॉमी को मॉडर्नाइज कर देंगे। और ये कैसे करेंगे वो लोग, ए ग्रीन इकोनॉमी को कन्वर्ट करेंगे इनटू मॉडर्न कर देंगे थ्रू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इसके लिए क्या किया, ठीक है, इसको इंडस्ट्रियल, बहुत सारा इंडस्ट्रियल पॉलिसीज वगैरह लेकर आया उन्होंने, बहुत फेवर किया, और साथ साथ में एग्रीकल्चर होते रहे उसके लिए क्या बनाया, कम्यून्स बनाया, ताकि लोग बाग पीपल कलेक्टिवली कल्टीवेट करें। क्योंकि बहुत सारा इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप हो रहा था, तो उसकी वजह से पानी गंदा होना, पानी का यूटिलाइज होना, उसकी वजह से जो पीने का पानी है वो आपको नहीं मिल रहा था सही जगह में। ठीक है, और पेड़ वगैरह भी बहुत कटता है, उसकी वजह से रेनफॉल का भी दिक्कत आता है, तो मल्टीपल रीजन हो सकता है। ठीक है, उस वक्त। अच्छा, ये ग्रेट प्रोलाटिएट कल्चर जो है ना, इसको कट करो यहाँ से आपका, नहीं नहीं आएगा, यहाँ से कट करिए। ठीक है, हम पढ़ा रहा है, ये गलत लिखा हुआ है। हाँ, अब पढ़ना है। ठीक है, ग्रेट प्रोलाटिएट कल्चर जो है, उसको आप या तो संदिग्ध निकाल लो, या तो आप एनसीईआरटी निकाल लो, कोई एग्जाम पकड़ाओ हमको। ये ग्रेट प्रोलाटिएट कल्चर, कोई बात नहीं, मेरा मुंह है ना, सुनो तो। ठीक है, अब ये जो ग्रेट प्रोलाटिएट कल्चर है, उसमें क्या हुआ था, मेरा बात सुन रहा हूं। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, माओ जेडोंग साहब जो है, ये प्रोलाटियन कल्चर इंट्रोड्यूस किया था 1965 में। कब इंट्रोड्यूस किया था भैया, 1965 में इंट्रोड्यूस किया था। कौन, माओ जेडोंग ने इंट्रोड्यूस किया था द ग्रेट प्रोलाटियन कल्चर रेवोल्यूशन, जो कि था 1966 से लेके 1976 तक। ठीक है, 1966 से लेके 76 तक, under which the students and the professionals under which the students and the professionals were sent to work and learn from the countryside। मतलब इनको बाहर भेजा गया और सिखाया गया कि तुम जाओ और बाहर की चीजें सीख के आओ। ठीक है, उससे क्या होगा मुझे बताइए,
जो लोग ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं मान लो उस सेक्टर में, एग्जैक्टली वहां का नो हाउ, वहां का सिस्टम, वहां क्या अच्छा हो रहा है, उसको आप सीख के आते हो। बात समझ में आया? तो आपको आइडिया होता है कि अच्छा ये चीज इंप्लीमेंट करना है हम लोग को। बात समझ में आया? जैसे कि एग्जांपल हमारे मिनिस्टर लोग भी बाहर जाते हैं ना, जाता है, मुझे बताइए, देखने के लिए कि बाकी कंट्रीज कैसे ऑपरेट करता है। ठीक है, तो उसमें से जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग लॉ लेकर आया इंडिया में कि थ्रू आउट द प्रोसेस, चाहे दिन हो चाहे रात हो, हम लोग का एक्टिवा का जो बत्ती है वो हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, कितना बड़ा थॉट था। वो कहाँ से सीख के आए मिनिस्टर्स लोग? बाहर से सीख के आया। अगर वो लोग बाहर नहीं जाता तो ये रिवॉल्यूशनरी आइडिया इंडिया में आता? बताइए मुझे। बत्ती पता है ना, अभी बीच में अभी अभी बंद कर दिया, चल रहा है अभी भी, है ना? कि आपका जो बत्ती है ना, बत्ती समझ रहा है? ये जो एक्टिवा का बत्ती होता है ना, लाइट लाइट यार, अंग्रेज लोग का ये क्या कहते हैं यार, अरे वो क्या बोलता है उसको, फ्रंट लाइट बोलता है क्या उसको? अच्छा, फ्रंट लाइट बोलता है ये। ठीक है, तो वही जो गाड़ी में जैसे फॉग लाइट वगैरह होता है नॉर्मल, तो लैंप जो होता है आपका वो कंटिन्यूस चलता रहेगा, आजकल तो ऑन ऑफ का स्विच भी नहीं होता शायद उसका। तो कितना ये कहा, बाहर में कहीं ब्रिटेन वगैरह में सब में होता था कि बाहर में लोग जला के रखता था, कंटिन्यूस चला के रखता था। तो उसको अगर बाहर नहीं जाता वो लोग, तो इंडिया ये अडॉप्ट कर पाता? नहीं कर पाता। बात तो लॉजिक समझ में आता है कि वहाँ ठंडा बहुत होता है, फॉग बहुत होता है, लोग भी बहुत कम है वहां पे, तो बाई चांस फॉग है, लाइट नहीं मारा है, दिखा नहीं, दिक्कत नहीं आएगा, ठप हो जाएगा। यहाँ क्या सोच के किया है? फॉग रात को तो भैया कश्मीर बन जाते थे, कल तो ठंडा था यार, कश्मीर बन जाते भैया रात, हम लोग खुशी इतना, चलो हम कल हमको ठंडा लगने लग गया, तो कल हम वेदर देखा, 20 डिग्री, है ना, 19-20 डिग्री चल रहा था कल। गुवाहाटी वालों लोग के लिए हम लोग इतना में खुश है वे, आगुन सागुन जल गया रे, मजा आ गया था हमको। तो यहाँ दिल्ली वालों के यहाँ पे आके हंस देगा लगता है हमको यहाँ पे। ठीक है, वो लोग बोलेगा भाई ये लोग तो छोटी छोटी बातों में खुशी मिलाते हैं, 20 डिग्री में हम लोग से आओ 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री वाले लोग। ठीक है जिनेश साहब, कैसा, ठीक है ना, बढ़िया से। तो ग्रेट प्रोडक्टिव कल्चर में क्या सीखे आप? इसका कंटिन्यूएशन पोर्शन एक्चुअली, मतलब ये लोग कंट्री साइड में गया था, वहां पे अपना यूनियन बनाया, ताकि लोग बाग जो है इंडिया मतलब चाइना का जो लोग है, जो मेन रूलिंग पार्टी है, वो लोग के साथ में रहे, वो सब पॉइंट्स था यहाँ पे। बट उसमें से कट करके सिर्फ इतना वाला पोर्शन ही है अभी, तो उतना ही करो, क्या दिक्कत है? दे जस्ट वांट टू शो द फेवरेबल साइड ऑफ थिंग्स। दैट्स व्हाई उन्होंने क्या किया मुझे बताइए, आप लिख लीजिए ना वहां पे, बुक में लिख ही लो, गलती हो जाएगी। इन 1965 लिख लो ना, चलो मैं माथा में स्टोर कर लूँ। ठीक है, इन 1965 माओ जेडोंग इंट्रोड्यूस द, इसको ठीक करो आप, प्रो लैट्रियन होगा ये, हाँ, प्रो लैट्रियन, RIAN, ठीक है। इंट्रोड्यूस द ग्रेट प्रो लैट्रियन कल्चर रेवोल्यूशन। इन 1965 माओ जेडोंग इंट्रोड्यूस द व्हाट? ग्रेट प्रो लैट्रियन कल्चर रेवोल्यूशन। पीरियड लिखिए 1966 से लेके 76 तक, 1966 से लेके 76 तक। ठीक है, तुम भी किताब नहीं लाया? किसको अच्छा, बुक मिला नहीं, तो ले ले भाई, क्या लेके आ? इस दरवाजा को खोल, ये वॉशरूम है, इधर वाला, इधर में देख, वहां मिल जाएगा। ठीक है, लिख लिया, कॉमा अंडर विच, कॉमा अंडर विच स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स, अंडर विच स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स were sent to work, were sent to work, were sent to work and learn from the countryside, were sent to work and learn from the countryside. चलेगा? क्लियर है, समझ में आ गया ना सबको? पहला पॉइंट समझ में आया, GLF। दूसरा क्या है? ग्रेट प्लोराट्रियन कल्चर रेवोल्यूशन। चलेगा बिल्कुल, यहाँ तक मुझे बताइए, कोई दिक्कत तकलीफ? हो जाएगा? अच्छा, इस पे ना कुछ कुछ पोर्शंस है जो कि ना मेरे को करवाना होगा आप लोगों को, मैं भूल गया था। अच्छा वो तुम बुक दिखाया, वो ब्रिक्स वगैरह का, सार्क वगैरह का, ऐसा कुछ दिखाना है हमको।
और थोड़ा सा डेवलपमेंटल पार्ट में भी ना अलग अलग चीज दिया हुआ है यहाँ पे। तो एक काम करता है, बुक का जो एलिमेंट है ना वो मैं आज करा देता हूँ, जो नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, जो बचा हुआ पोर्शन रहेगा वो सबके लिए कॉमन करा दूंगा मैं। एक दिन में बहुत दिन का मिस होगा आज क्लास में, क्या चीज़? मतलब ये टॉपिक जो है वो तो मैं करवा दूंगा सारा का सारा, जो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स है वो सब करवाना है मुझे तुम लोग को। ठीक है। अच्छा एक काम करो ना, जो जीएलएफ वाला पोर्शन था ना, जीएलएफ वाला पोर्शन, ठीक है, उसमें आप लोग का ये वाला पोर्शन जो लिखा हुआ है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का लिखा हुआ है ना आप लोग का, उसमें एक चीज लिखो ना, नंबर 3 लिखो ना यहाँ पे, नंबर 3, ये वाला जीएलएफ का पोर्शन में नंबर 3। ठीक है, नहीं नहीं, 1 लाइन का नहीं। ठीक है, अंडर दिस, अंडर दिस प्रोग्राम, अंडर दिस प्रोग्राम, वही जो आप लोग को पता ही है ऑलरेडी, वही लिखवा रहे हैं खाली, ठीक है ना, आप लोग ऑलरेडी आता है वो टॉप पॉइंट को। ठीक है, अंडर दिस प्रोग्राम पीपल वेर एनकरेज्ड, पीपल वेर एनकरेज्ड टू सेट अप इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड्स, people were encouraged to set up what industries in the backyard। चलेगा ना? अच्छा इसमें क्या है, हम लोग ने 1953 तक का जो डिस्कशन कर लिया डेवलपमेंटल पाथ का, इसमें 11th 5 ईयर प्लान, 12th 5 ईयर प्लान के बारे में कुछ कुछ मेंशन किया हुआ था। ये एक टॉपिक बचेगा अपना जो अपने को डिस्कस करना है। और शुरू में जो जो कंट्रीज के बारे में दिया हुआ ना, ब्रिक नेशंस के बारे में, साथ फिर G20 आपने सुना होगा, ये सब क्या रिसेंटली आपका इवेंट्स हुआ हुआ है ना, तो मेरे को रिस्क नहीं लेना है। मतलब उतना ज्यादा हाई प्रोफाइल टॉपिक्स नहीं है, बट चलो इसको हम लोग को दिक्कत क्या है पढ़ने में ना, क्या इशू है, तो ये कुछ टॉपिक्स रहेंगे जो आपके टॉपिक छोटे छोटे रह जाएंगे, तो वो हम लोग को करके जाना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक और सेशन लूंगा, अभी तो नॉर्मल सेशन ले रहा हूँ मैं सबका, फिर एक एक्स्ट्रा सेशन लूंगा फॉर यूनिट नंबर 10 एक्स्ट्रा टॉपिक्स बोल के। ठीक है, तो वो सबके लिए कॉमन हो जाएगा। आता आता है, इसलिए तो करवा रहे हैं इतना सारा चीज, और क्यों करवा रहे हैं आपको, ठीक है ना? इतना सारा जो सार्क हो गया, G20 हो गया, फिर इलेक्शन का इफेक्ट्स हो गया, प्रिडिक्शन ही लगा पा रहे हैं हम तो खाली। देखो लास्ट 2 बार से तो हुआ है, कॉमन गिरा है, बट क्या गारंटी है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, हम बस कॉमन जो चल रहा होता है उसी को पिक करा के 2-3 पॉइंट्स लिखवा देता है कि इसके बारे में हल्का हल्का देख लीजिएगा। ठीक है, और 2-3 बार से क्या इतना बड़ा बड़ा इवेंट्स हुआ है इंडिया में कि इट वॉज वेरी इजी फॉर मी टू प्रिडिक्ट ऑल्सो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, दैट इज वाई इट वॉज इजियर। अब से लॉकडाउन हो गया मान लो, तो लॉकडाउन के बाद का जो अटेम्प्ट था, उसमें देर वॉज वेरी एविडेंटली नॉर्मल थिंग कि लॉकडाउन के ऊपर या फिर उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आएगा, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। पिछला बार जैसे ये ब्रिक्स वगैरह को लेके आया था पिछला बार शायद ना, WTO का मेंबर कौन नहीं है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया था एक, बट इस बार WTO आप लोग का सिलेबस में नहीं है ना, आप लोगों ने चेक किया ना? अरे सिलेबस में देखो ना, कोई बोलने से क्या होगा, पूरा साल ये नशा मारने से यही होता है। हमारा फोटो देखा क्या हम लगाए थे पहले, तुमको याद है वो जो, क्या नाम है उसका, एक ठो जो गुटखा का पैकेट में जिसका ऐड डालता था, मुकेश, उसके बाद आदर्श का डालेगा। इसकी तरह मत बनिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। ठीक है, अभी मेरे को लगता है इलेक्शंस के ऊपर आ सकता है। हाँ, फॉल इन द करेंसी हो ना, अपना जो वैल्यू ऑफ करेंसी जो गिर रहा है, तो वो एक टॉपिक थोड़ा रेलेवेंट पूछ सकता है कि इंडिया का जो करेंसी वैल्यू है हैज फॉलन इन कंपैरिजन टू डॉलर, या फिर इंडिया का जो वैल्यू है इट इज क्लोजिंग अराउंड 90, एग्जांपल, एग्जांपल बता रहा हूँ खाली, तो उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट आएगा, तो एक करेंसी डेप्रिसिएशन का सवाल पूछ सकता है आपसे। और आईडी में ऐसा देखा गया है कि एक दो थोड़ा कॉमन सेंस वाला सवाल पूछ लेता है लोग, इसलिए हम रिस्क नहीं ले रहे हैं। तो अभी चैप्टर को सब कुछ देख लेंगे। एक G20 को थोड़ा पकड़ के रखना, G20 के ऊपर आ सकता है, इलेक्शंस के ऊपर आएगा, मगर आईडी के ऊपर क्या क्वेश्चन आएगा, मेरा पॉइंट वही है। ठीक है ना, सभी दिमाग ठीक है, सोचता है थोड़ा सा क्या क्या आ सकता है और सवाल देखते हैं। ठीक है आइए, वो सब नहीं आएगा। ठीक है, आइए, समझ में आया आपको? तो ये सब हम लोग कल डिस्कस करेंगे। हाँ, कोल्ड वॉर जो हुआ था नाटो के बारे में, नाटो वो नाटो नहीं, दूसरा है। ठीक है, उसके अलावा G20, ब्रिक्स। ठीक है, इसमें से क्या है कि कुछ मेंबर्स नहीं है, तो वो लोग कौन कौन है वो सब डिस्कस कर लेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। आइए, तो ये लिख लिया क्या आपने बैकयार्ड वाला पॉइंट?
अच्छा, इसमें ये जो कम्यून्स वाला याद है आपको? कम्यून्स वाला जो पॉइंट लिखवाए थे, कम्यून्स वाला याद है आपको? तो यहाँ पे बगल में से लिख लीजिए आप लोग, 1958 में 26,000 कम्यून्स था। ठीक है, 1958 लिखा हुआ है यहाँ पे, अच्छा सॉरी 1958। ठीक है, 26,000 कम्यून्स। ठीक है, 26,000 कम्यून्स। ठीक है, नेक्स्ट। क्लियर है ना बिल्कुल यहाँ तक? मुझे बताइए आप लोग। नेक्स्ट। अब वर्किंग का आपने नहीं सिखाया। वर्किंग मल्टीप्लायर, क्या वही था ना उसका नाम? क्या बोल रहा है? रुको ना। मनी मल्टीप्लायर। क्या क्या बात करता है? नहीं, अलग है, तुम्हें पता है? अरे आज भी विराट कोहली वही शॉट खेल के आउट हो गया। शिट, इतना तो खुद को मत समझो, इन्वेस्टर जानते हैं सब। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोल रहा हूँ तुम। नहीं, मनी मल्टीप्लायर। आपको बोला था हम। अरे मनी मल्टीप्लायर, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इसके अलावा मल्टीप्लायर ही नहीं है। मुझे बोल रहा था सब। आइए नेक्स्ट सुनिए। भैया को बोला था। 2 पॉइंट क्लियर हो गया। 2 पॉइंट क्या क्या था मुझे बताइए। सबसे पहले जीएलएफ पढ़ा आपने, फिर क्या पढ़ा? ग्रेट फ्लोराटियन कल्चर रेवोल्यूशन। नंबर 3 देखिए, रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया था चाइना में। ठीक है, रिफॉर्म्स जो थे वो इंट्रोड्यूस कब किए थे मुझे बताइए आप लोग। ठीक है, 1958। जो ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ है ना, जो रिफॉर्म्स था, यहाँ पे बगल में लिखिए ना एक बार के लिए। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, ये जो इंडस्ट्रियल फास्ट ट्रैक इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स करना है ना मेरे को, उसका ये इंट्रोड्यूस कब किया था मुझे बताइए आप लोग। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रिफॉर्म्स यहाँ लिख लीजिए एक बार के लिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रिफॉर्म्स कब इंट्रोड्यूस किया था भैया? 1978 में। ठीक है, बात समझ में है? फिर इनिशियल फेज में, जो शुरू के जो फेज थे, मैंने 2 फेज में डिवाइड किया था, अभी हम डिस्कस करेंगे दोनों, अभी आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनिशियल फेज फोकस ऑन 3 एलिमेंट्स, दे वेर एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर। 3 सेक्टर में फोकस किया गया था। ठीक है, अभी जब आप लोग आईडी कर लोगे ना, टॉपिक जैसे आपने आईडी का कर लिया, तो 95% कंटेंट आपका अंदर का हो गया है। बट जब आप क्वेश्चंस आंसर्स करोगे ना, तो कोशिश करेगा कि आप खाली जैसे आप अगर संदीप का रेफर कर रहे हो फॉर Q&A, तो कोशिश करेगा कि उसका कंटेंट ऐसे देख लेने के लिए, कि अगर बाय चांस कोई कंटेंट ऐसा है जो कि मैंने मिस आउट कर दिया, मैंने नहीं पढ़ाया या मुझसे रह गया, तो जानबूझ के भी हो सकता है कि कट किया हो ताकि डेटा थोड़ा कंप्रेस हो सके। बट अगर है ऐसा कोई चीज तो मेरे को बता के रख देना, ताकि मैं उसको एड्रेस करा के, अभी जब करा ही रहा हूँ तो आपको करवा दूं आप लोग को। ठीक है, जब रिवाइज करोगे अभी टेस्ट वेस्ट के लिए, तो मुझे बता देना कि सर ये वाला टॉपिक रह गया है, तो मैं अकॉर्डिंगली आपको बता के करा दूंगा वाला चीज। ठीक है, आइए। एंड सेम फॉर मैक्रो ऑल्सो, सेम फॉर मैक्रो ऑल्सो। अभी हम लोग आईडी कर रहे हैं, बोल के आईडी के लिए फोकस कर रहे हैं। सेम अगर मैक्रो में कोई टॉपिक ऐसा मिला आपको जो कि मेरे कंटेंट में नहीं है, या फिर आपको लगता है नया है, तो मुझे बता दीजिएगा। कुछ कुछ लोग तो बता भी देते हैं। वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर आपको उस दिन बोला था। जो एग्जाम में दिया था ना। नहीं दिया था। ए भाई, अरे वो 0.9 वाला जो ब्रेक होते होते आता है। नहीं। क्वेश्चन को याद तो रहता नहीं, 9 साल में रहता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। इसमें क्या बात मुझे बताइए आप लोग। पहले इसको फोकस करता सबसे पहले 3 सेक्टर में, किसमें किसमें? एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में। ठीक है, फिर एग्रीकल्चर में को पता है, कम्यून्स, कम्यून लैंड्स जो थे वे डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्लॉट्स which were allotted only for the use and not for the ownership of the individual households। देखो क्या किया उन्होंने, कम्यून्स बना लिया। कम्यून्स मतलब ग्रुप बना लिया। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, सब कुछ अपने कंट्रोल में रख लिया, और क्या बना लिया, कम्यून्स बना लिया। और उस कम्यून्स में से कुछ कुछ पोर्शन को डिवाइड कर देगा, देखो ये कम्यून का ये पार्ट तुम्हारा है, ये तुम्हारा है। ओनरशिप नहीं दे रहा है तुमको, सोच लो ऑन रेंट दे रहा है कि भैया आप इसमें प्रोडक्शन करो, इसमें आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करो। ठीक है, समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल? अंदर दे वर अलाउड टू कीप ऑल द इनकम फ्रॉम द लैंड आफ्टर पेइंग अ स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ टैक्स। तो कम्यून्स में तो तुमको हिस्सा दिया, तुम्हारा ओनरशिप नहीं है, तुम उसमें खेती करो, तुम जो भी कमाया कमाओ, टैक्स माइनस करके तुम्हारा जो भी इनकम है वो तुम्हारा इनकम है। ठीक है, चलेगा बिल्कुल? यहाँ तक ये सब आप लोग बुक में ऐड करवा देगा आप लोग। ठीक है, फिर लेटर फेज में यानी कि सेकंड फेज में किसके ऊपर फोकस किया गया था मुझे बताइए। सेकंड फेज में जो है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये इंडिविजुअल सेक्टर लिखा हुआ है उसको ठीक करिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर होगा ये। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसी चैप्टर में थोड़ा सा ज्यादा एरर्स है एक्चुअली। ठीक है, शायद पता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है फोकस किया गया था। सीधी सी बात है, पहले कंट्रोल जो है ज्यादातर कौन कर रहा था? गवर्नमेंट कर रहा था। अब जो है किसको इंट्रोड्यूस किया था?
प्राइवेट सेक्टरों को इंट्रोड्यूस किया ताकि गवर्नमेंट को जो है प्राइवेट कंपटीशन फेस करना पड़े। ठीक है, अब इसका एक्सटेंशन पॉइंट पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, private sector firms and townships and village enterprises, that is enterprises which were owned and operated by the local collectives, were allowed to produce the goods। यानी कि सिंपल लैंग्वेज, जो प्राइवेट फर्म्स थे, लोकल लोगों के पास में था, उन अलाउ कर दिया गया था कि वो अब अपना गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। एट दिस स्टेज एंटरप्राइज ओन गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट ओन एंटरप्राइजेस को ये लोग बोलते थे एस एसओई, यानी कि स्टेट ओन एंटरप्राइजेस, एसओई वेर मेड टू फेस कंपटीशन। जो कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राइवेट फर्म्स जो था उसको किसको फेस करना पड़ा था कंपटीशन, जो गवर्नमेंट ओन। यहाँ पे जो गवर्नमेंट ओन एंटरप्राइज दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे आप लोग एसओई भी लिख सकते हैं। एसओई मतलब स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। ठीक है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। ठीक है, आइए अब ये तो सारा समझ में आ गया कि भैया देखो, प्राइवेट लोग को अलाउ कर दिया, ठीक है, ओनरशिप दे दिया उन लोग को, और उन जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस था उनको कंपटीशन किससे फेस करना पड़ रहा था, प्राइवेट सेक्टर से। थर्ड नंबर पॉइंट जो है वो आपके बुक में यहाँ पे नहीं है, देखिएगा आप लोग क्या लिखा हुआ है। चाइनीज गवर्नमेंट बिगेन टू परस्यू अ ओपन डोर पॉलिसी। क्या नाम है, ओपन डोर पॉलिसी, इन विच इट प्लान टू अचीव द इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी while maintaining its commitment towards socialism। देखो बेसिकली क्या किया, ओपन कर दिया डोर कि भैया जिसको भी बाहर से इन्वेस्ट करना है इन्वेस्ट कर लो, बट ऐसा नहीं है कि आपका प्राइवेट पावर जो है प्राइवेट लोग के पास ही रहेगा। अभी भी वो कंट्री किसके ऊपर था, सोशलिज्म कल्चर के ऊपर था। मतलब सोशलिज्म के तहत तो क्या होता है, गवर्नमेंट डिसाइड करेगा सब कुछ, तो उसके तहत आपका कलेक्टिव गोल होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए ना, वो बात तो सही है। बट चाइना अंडरस्टूड कि अगर बाहर का लोग इंडिया चाइना में नहीं आएगा, वहां प्रोडक्शन नहीं करेगा, वहां पे काम नहीं करेगा, तो अल्टीमेटली उस जगह का ग्रोथ नहीं होने वाला। इसकी वजह से ओपन डोर पॉलिसी कर दिया और बोला कि बाहर लोग वाला लोग जो है उनको इंट्रोड्यूस करो, आप लोग फॉरेन कैपिटल लाओ, इन्वेस्टमेंट लाओ, बट हमारा कोर प्रिंसिपल किस चीज का रहेगा हमेशा, सोशलिज्म का। बात समझ में, जैसे इंडिया क्या हुआ, इंडिया भी सोशलिस्ट कंट्री था। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने के बाद में कहीं ना कहीं इंडिया पुश्ड इटसेल्फ टुवर्ड्स द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कि अब धीरे धीरे जो है वेल्थ कंसेंट्रेट होने लगा टुवर्ड्स प्राइवेट इंडिविजुअल्स। बट देखना चाइना में ये चीज नहीं है लोगों के पास वेल्थ, प्राइवेट एंटरप्राइज के पास भी वेल्थ है, बट गवर्नमेंट अपना कंट्रोल कभी भी उनके ऊपर से छोड़ता नहीं है। ठीक है, बात समझ में आया, इट इज नोन एज द ओपन डोर पॉलिसी। लिखवा देंगे अभी आप लोग को ये वाला पॉइंट हम, हाँ ठीक है चलेगा। नेक्स्ट, डुअल प्राइसिंग इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करिए, 2021 में सवाल पूछा गया था डुअल प्राइसिंग पॉलिसीज के बारे में। ठीक है, अच्छा, रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन इंडिया का बात कर, चाइना का बात करें तो क्या होगा, इनिशियल रिफॉर्म्स जो था उसमें किसके ऊपर फोकस किया गया था, तीन चीज के ऊपर, एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर के ऊपर। लेटर फेज में इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर फोकस किया था। गवर्नमेंट को बोला कि भैया आप कंपटीशन फेस करो किसका, प्राइवेट फर्म्स का, गवर्नमेंट ओन एंटरप्राइज को क्या बोलते थे, एस स्टेट ओन एंटरप्राइजेस। और साथ में क्या पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया, ओपन डोर पॉलिसी। ये लिखवा देंगे अभी आप लोग। नेशनल सेक्टर में दोनों क्या है? हाँ हाँ तो ठीक है। अब नेक्स्ट है डुअल प्राइसिंग पॉलिसी, 2021 में सवाल पूछा था, डुअल प्राइसिंग पॉलिसी इंट्रोड्यूस बाय चाइना। इसमें देखो दो चीजों के ऊपर गवर्नमेंट अपना पूरा कंट्रोल रखा, एक था फार्मर्स के ऊपर और एक था इंडस्ट्रियल यूनिट्स के ऊपर। दो चीज के ऊपर, किसके इसके ऊपर, फार्मर्स और इंडस्ट्रियल यूनिट्स के ऊपर में। इन दोनों के ऊपर ना गवर्नमेंट ने बोला जितना भी आपकी क्वांटिटीज है ना, जो आप बाय करोगे सेल करोगे किस प्राइस में करोगे, सब कुछ कौन फिक्स करेगा, आपका गवर्नमेंट फिक्स करेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, दो चीजों के ऊपर, किसके इसके ऊपर, फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स के ऊपर भैया कौन फिक्स करेगा, सब कुछ गवर्नमेंट फिक्स करेगा, उसके अलावा और कोई फिक्स नहीं करेगा। बाकी सभी चीजों के लिए, ठीक है, मार्केट प्राइस के हिसाब से आप फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में, इसको होता है ट्वेल्थ प्राइसिंग। गवर्नमेंट बोला कि इन दो चीजों के ऊपर तो किसका कंट्रोल रहेगा, मेरा रहेगा, और बाकी किसके ऊपर रहेगा, मार्केट के ऊपर रहेगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन से आपको पता होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्यों क्रिएट किया जाता है, ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स को क्या कर सके, हम लोग अट्रैक्ट कर सके, टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टर, क्योंकि ना उसमें ना कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे टैक्स कम लगता है, ठीक है, टैरिफ्स, इलेक्ट्रिसिटी रेट्स वगैरह कम होता है, तो इसलिए बहुत सारा फायदा होता है आपका इस पे। ठीक है चलेगा। चलिए, नेशनल बॉर्डर्स पे होते हैं, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है वो जनरली कंट्रीज का नेशनल बॉर्डर्स की तरफ होता है, ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ सके। जो इंडिया का जो बॉर्डर्स है उसके तरफ जनरली स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट किया हुआ रहता है। ठीक है।
ठीक है, चलेगा? पक्की बात है यहाँ तक? मुझे बताइए, दिस इज अबाउट चाइना, ठीक है? एक बार खाली इस पे ओपन डोर पॉलिसी लिख लो तो एक बार के लिए। कहाँ आएगा? रिफॉर्म्स वाला, ठीक है? यहीं पे, ये 1 2 3 4 5th पॉइंट यहाँ का, ठीक है? हाँ, while maintaining socialism होगा ना? ठीक है? नहीं, टोटल टॉपिक और का सही होगा। डन, ये वाला क्लियर है? सारे पॉइंट सेट हो गया? तो बात इतना क्यों करते? जब दिखता है तो दिखता क्यों नहीं भाई? वाइल वाइल मेंटेनिंग होगा, यहाँ पे इसलिए होगा वाइल, वाइल मेंटेनिंग सोशलिज्म। इस पे कई सारे नया नया टॉपिक आपका इस पे ऐड किया हुआ है, तो मुझे करवाना है आप लोग को। ऑल राइट। उमर उमर का बात है, अगेन उमर इशू। बस 2 5 मिनट रुको, ठीक है? ये क्लियर हो गया ना बढ़िया से? आइए, उसके अलावा एक बार हम लोग आएंगे, इधर आइए, देखिए चाइनाज रिफॉर्म पॉलिसी दिख रहा है आप लोग को? चाइनाज रिफॉर्म पॉलिसी दिख रहा है आप लोग को? ठीक है, इसमें देखिए, अभी जो हमने पढ़ा ना, याद है आपको इनिशियल रिफॉर्म्स, पोस्ट रिफॉर्म्स वाला जो पॉइंट था, वही आपका यहाँ पे थोड़ा ब्रेक इन तरीके से दिया हुआ आपका, देखो यहाँ पे, ठीक है? पेज नंबर बता रहे हैं आपको, पेज नंबर 67, ठीक है? अब देखो, इंडिया भी ना अपने अलग अलग इकोनॉमिक पॉलिसीज को इस्तेमाल किया, आपको पता होना चाहिए। इंडिया ने भी अपने अलग अलग इकोनॉमिक पॉलिसीज को इस्तेमाल किया है। बट इंडिया के पास में ना पहला जैसे इकोनॉमिक पॉलिसी उन्होंने आफ्टर इंडिपेंडेंस किया, फिर 1991 के वक्त में ना इंडिया के पास कोई उपाय नहीं था बट टू इंट्रोड्यूस द पॉलिसी। अनलाइक चाइना, चाइना के ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं था, बट चाइना को लगा कि नहीं यार, नया इकोनॉमिक पॉलिसीज लाना चाहिए, क्योंकि हम लोग उतना जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं टुवर्ड्स आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हेंस यहाँ पे 2 टाइम पॉलिसी आया, ठीक है? ये चॉइस के हिसाब से आया इनका, ठीक है? देखो क्या लिखा हुआ है, चाइना डिड नॉट हैव एनी कंपल्शन टू इंट्रोड्यूस द रिफॉर्म्स as dictated by the World Bank and the IMF to India and Pakistan. But some adverse situations of the economy prior to 1978, लिखवाया था मैंने, 1978 से ही वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो पाया चाइना में। 1978 के पहले ऐसा कुछ इकोनॉमिकल इश्यूज आया जिसकी वजह से चाइना हैड टू गो थ्रू द रिफॉर्म्स। सो बट 1978 के पहले हम जानना चाहते हैं कि क्या क्या रिफॉर्म्स थे, उसके पहले क्या रिफॉर्म्स थे। देखो, नंबर 1,
देयर हैड बीन मैसिव एक्सटेंशन ऑफ बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज इन द रूरल एरियाज के पहले जो था अच्छा खासा डेवलपमेंट करवाने की कोशिश कर रहे थे टुवर्ड्स द बेसिक हेल्थ सर्विसेज इन द रूरल एरियाज, ठीक है। उसके अलावा थ्रू द कम्यून सिस्टम देयर वर मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट फूड ग्रेन फूड ग्रेन्स। कम्यून सिस्टम की वजह से जो फूड ग्रेन्स था वो अच्छे से आपस में डेवलप हो रहे थे, ठीक है। Then, डिस्पाइट एक्सटेंसिव लैंड रिफॉर्म्स, खूब सारा लैंड रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करने के बावजूद भी, कलेक्टिवाइजेशन के बाद भी, ग्रेट लीप फॉरवर्ड के बाद भी, अदर इनिशिएटिव्स के बाद भी, पर कैपिटा ग्रेन आउटपुट, पर कैपिटा क्या लिखा हुआ है, ग्रेन आउटपुट इन 1978 वाज द सेम इट वाज इन 1950s। यानी कि देखो इतना कुछ करने के बाद में जीएलएफ इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, उसके बाद में प्रोलैटरियल कल्चर इस्तेमाल किया, बहुत सारा कल्चर इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, ठीक है। 1970 में जब मेजरमेंट देखा कि भैया लोगों का क्या आमदनी बढ़ा है क्या, पर कैपिटा ग्रीन आउटपुट बढ़ा है क्या, तो देखा कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही बढ़ा है या कांस्टेंट ही रह गया है, ऐसा कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं। तो चाइना को लगा कि यार ये तो गड़बड़ हो गया मामला, इतना मेहनत किया, इतना कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया, इतना सारा हैवॉक क्रिएट हुआ और ऐसा कुछ डेवलपमेंट ही नहीं हुआ। तो 1978 में देन द गवर्नमेंट ऑफ चाइना वाज नॉट सैटिस्फाइड with the slow pace of the economy and the lack of modernization under the Maoist rule. They felt that the Maoist vision of economic development has failed. As a result, number of reform measures were introduced in 1978. तो चाइना का मेजर रिफॉर्म्स जो है कब से हुआ मुझे बताइए आप, 1978। तो एक सवाल आपको पूछ सकता है कब से इंट्रोड्यूस हुआ था मेजर रिफॉर्म्स, जिससे चाइना आप जो आज डेवलप देख रहे हो उसका निर्माण जो है कब से हुआ था, 1978 से, ठीक है ना। इसमें क्या आया था मुझे बताइए, पोस्ट रिफॉर्म्स पीरियड, ठीक है। देखो ईच रिफॉर्म, देखो उसमें क्या हुआ, पहले वाला में देखो आप हर चीज एक्सट्रीम में, जीएलएफ इंट्रोड्यूस कर रहा तो भैया फटक से फटक रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, जिसके पास बैकयार्ड में खोलो इंडस्ट्री, सब लोग तुम लोग वही करो, उपाय नहीं है, अभी हम लोग को इंडस्ट्रीज डेवलप करना है। तो ये क्या काफी एक्सट्रीम हो जाता है कभी कभी, मान लो वो पॉलिसी अच्छे नहीं है, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है, बरोबर। तो इस बार क्या किया, देखो ईच रिफॉर्म मेजर वाज फर्स्ट इंप्लीमेंटेड एट अ स्मॉलर लेवल। तो पायलट लेवल सुना आपने, पायलट लेवल, कि पहले जो है एकदम स्मॉलर लेवल पे इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, और जब देखा कि वहां पे सक्सेसफुल हो गया है, देन एक्सटेंडेड इट टू अ मैसिव स्केल, rather देन जस्ट पुटिंग इन मनी एंड करना कि भाई अब तो करना ही यही है, उससे अच्छा है कि पहले स्मॉलर लेवल पे इंट्रोड्यूस किया एंड देन इट एक्सटेंडेड टू द मैसिव स्केल। नेक्स्ट, development of infrastructural facilities in the areas of education and health, land reforms, long existence of decentralized planning। decentralized planning मतलब पहले क्या था, सारा प्लानिंग सेंट्रलाइज होता था कि गवर्नमेंट ने जो बोल दिया। डिसेंट्रलाइज मतलब गवर्नमेंट से थोड़ा पावर हटा दिया और बोला प्राइवेट फर्म्स को, क्या बोला, तुम लोग अपने हिसाब से डिसीजन लो, हम लोग ओवरलुक कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं ऊपर से, बस लगा कंट्रोलर टू रेगुलेटर वाला पॉइंट, सेम पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग एंड द एक्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस हेल्प पॉजिटिवली इन इंप्रूविंग द सोशल एंड इनकम इंडिकेटर। मतलब कि देखो इंफ्रा फैसिलिटीज डेवलप हुआ, किसमें, एजुकेशन और हेल्थ में, अच्छे लैंड रिफॉर्म्स लाए गए जैसे इरिगेशनल फैसिलिटीज, ठीक है, और बहुत सारी चीजें लेकर आई गई। लॉन्ग एग्जिस्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, जिसकी वजह से टाइम कम लगने लग गया लोगों का, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि एज अ रिजल्ट सोशल एंड इनकम इंडिकेटर्स जो है इंप्रूव होने लग गया। साथ ही साथ में एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स जो थे, दे ऑल्सो बॉट प्रोस्पेरिटी टू अ वास्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल। इट क्रिएटेड कंडीशंस फॉर द सब्सिक्वेंट phenomenon growth in the rural industries and build up a strong support base for the other reforms। तो पुअर पीपल का काफी बेनिफिट हुआ क्योंकि कई सारा एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स भी लाया गया था। जैसे इंडिया में क्या किया, एग्रीकल्चर रिफॉर्म को तो छोड़ ही दिया कि देखा जाएगा, छोड़ो, अब तो पहले सर्विस सेक्टर को इंट्रोड्यूस करना, ऐसा चाइना ने नहीं किया। चाइना ने बोला देखो इनकम लेवल तो डेवलप होना ही है, साथ में मुझे ध्यान देना है ऑन एजुकेशन ऑफ द पीपल आल्सो, ऑन द हेल्थ ऑफ द पीपल आल्सो, एंड साथ साथ में मैं चाहता हूं कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस हो सके, ठीक है। सर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स क्या इंट्रोड्यूस किया था मुझे बताइए आप लोग। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स वेयर हैंडलिंग, ठीक है, सॉरी माफ करिएगा, हैंडिंग ओवर, भैया तो इनिशियल फेज में वो लोग तो खुद अपने कंट्रोल में ले लिया था। एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इसमें एग्रीकल्चर में फोकस किए। नहीं नहीं नहीं, उसमें तो किया ही, बस पहले क्या था, सब सारा कंट्रोल अपने अंदर रख लिया कि सब कुछ कंट्रोल हम करेंगे, हम बताएंगे आपको कैसे ऑपरेट करना है। अभी इसमें क्या किया, जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया उसमें क्या है, देखो हैंडिंग ओवर द प्लॉट्स टू, कुछ समझ में आया,
अब क्या किया, प्लॉट्स जो कम्यून्स बनाया उसको इंडिविजुअल लोगों को दे दिया कि भाई देखो आप लोग अपने हिसाब से प्रोड्यूस करो, हम आप लोग के ऊपर कोई दबाव नहीं डालना चाहते हैं, भैया जो प्रोड्यूस आएगा जो इनकम आएगा उसमें से एक पोर्शन हमें टैक्स के फॉर्म में आप दे दीजिए। इसमें भैया जेएलएफ में तो ये हुआ था कि एक वजह से ये इंडस्ट्रियलाइजेशन में नहीं किया था क्या? अरे नहीं, वो तो एक कॉन्सेप्ट रखा है कि अब एग्रीकल्चर के ऊपर, एग्रेन इकोनॉमी से ऊपर हमारा कंट्री मेजरली डिपेंडेंट है ऑन एग्रीकल्चर, से हम लोग मॉडर्नाइज करें एंड मूव करें टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल एरिया, तो उसकी वजह से थोड़ी ना एग्रीकल्चर को खत्म थोड़ी ना कर देगा। ठीक है ना, समझ में आया? और इसकी, इसमें क्या हुआ, पुअर पीपल को काफी बेनिफिट हुआ। ठीक है, उसके वजह से, उसकी वजह से दो चीज हुआ, एक हुआ ग्रोथ ऑफ, एक हुआ ग्रोथ, या फिर ग्रोथ इन लिख लो, ग्रोथ इन रूरल इंडस्ट्रीज। ठीक है, एंड दूसरा ये एक सपोर्ट बेस क्रिएट किया पुअर पीपल। फॉर मोर रिफॉर्म्स, अच्छा। बाकी रिफॉर्म्स, क्योंकि देखो अभी इंडिया में सबसे बड़ा इशू क्या है, रूरल एरियाज में ऑप्शन ही नहीं है आपके पास में, ना वहां पे कोई इंडस्ट्रीज ऐसा डेवलप हुआ है, या ना उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ वर्क है, जिसके पास उनके पास क्या ऑप्शन होता है, दे हैव टू कम टू एंड माइग्रेट टू अ अर्बन एरिया। अब चाइना में क्या किया, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स को भी स्ट्रॉन्ग रखा, जिससे क्या हुआ, जो लोग रूरल एरियाज में है वो लोग रूरल में रहे, वहीं पे और इंडस्ट्रीज डेवलप हुआ ताकि उनका बेस बहुत स्ट्रांग हो जाए, ताकि वहां से यहाँ तक उनको माइग्रेट करने की रिक्वायरमेंट ना हो, ताकि गवर्नमेंट जो है वहां का सेटल कर दिया, अब जो यहाँ के लोग है उसके ऊपर फोकस किया। समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल, यहाँ तक मुझे बताइए आप लोग। भैया ये क्या वो सपोर्ट से सपोर्ट सपोर्ट बेस, बेस है फॉर मोर रिफॉर्म्स। सेकंड पॉइंट को डिसेंट्रलाइज लाइन वाला कुछ है। बेसिकली तुम्हारा गवर्नमेंट आपसे कुछ प्लानिंग नहीं कर रहा है, यू हैव लेफ्ट सर्टेन पावर्स ऑफ योर्स एंड गिवन इट टू समबडी एल्स, सेइंग कि भाई तुम लोग डिसीजन लो, क्योंकि अगर सब कुछ मेरे से मान लो तुम सारे डिसीजन मेरे थ्रू लेता है, अब मान लो मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तब क्या होगा, सारे डिसीजन लेट होंगे, जरूरी है कि मेरे डिसीजन हमें सही होंगे, नहीं, बट इफ इट इज डिसेंट्रलाइज इट विल बी क्विकर, इट विल बी फास्टर, मे बी आप अपना डिसीजन खुद आराम से ले सकते हैं। ठीक है, चलेगा बिल्कुल आता, ठीक है। तो सुना पाकिस्तान के बारे में, ठीक है, और फिर एंड कर देंगे। पाकिस्तान इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, सुनो, तो पाकिस्तान इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आपको ऑलरेडी आते हैं, ये इंडिया ने ऑलरेडी अडॉप्ट किया था, तो ये आप लोगों के लिए सेल्फ रीडिंग हो जाएगा, मतलब आज का बाकी टॉपिक्स तो आपके क्लियर हो गए, बढ़िया से याद भी हो गए आप लोगों को दिमाग में, ये आप लोग के लिए सॉर्ट ऑफ होमवर्क हो जाएगा अंदर का पार्ट पढ़ने का। ठीक है, आइए, चाइना ने क्या, पाकिस्तान ने क्या इंट्रोड्यूस किया, सबसे पहले क्या लिखा हुआ देखो तो यहाँ पे, विकसित इकोनॉमिक सिस्टम, इंडिया ने भी क्या, हमसे इंस्पायर होते हैं ना, जैसे कि हम लोग साउथ मूवीज से होते हैं वैसे पाकिस्तान भी हमसे इंस्पायर होके क्या इंट्रोड्यूस किया, मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम, जहां पे को एग्जिस्टेंस रहेगा किसका, पब्लिक एंड प्राइवेट का। नंबर टू, जस्ट लाइक इंडिया, चाइना ने, पाकिस्तान ने भी कई सारे पॉलिसीज इंट्रोड्यूस किए। ठीक है, शुरू शुरू में फोकस किया ऑन ग्रोथ स्ट्रैटेजी, कुछ याद है, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, जेम्स वाला, तो उन्होंने भी ग्रोथ स्ट्रेटजीज में इस्तेमाल किया, अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को डेवलप किया, कुछ याद आ रहा है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, सो दैट वी टेंड टू इंपोर्ट लेस एंड फोकस ऑन मोर डेवलपिंग ऑफ द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज से। ठीक है, टैरिफ प्रोटेक्शन, याद आ रहा, कोटास है वो वाला पॉइंट, इंपोर्ट कंट्रोल, प्राय बची वर्ड ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, याद आ रहा है आपको? तो वही सारे पॉलिसीज इंट्रोड्यूस किया जो इंडिया ने किया, ग्रोथ स्ट्रेटेजीज, डोमेस्टिक इंडस्ट्री ज्यादा इज्जत देगा, टैरिफ प्रोटेक्शन एंड इंपोर्ट कंट्रोल्स। नेक्स्ट, ग्रीन रेवोल्यूशन, पता है क्या क्या होता है? हाँ, तो इसमें क्या क्या ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया, और पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है इसको डेवलप करने के लिए वो भी क्या कर दिया उन्होंने, इंक्रीज कर दिया। फिर पहले पहले इंडिया ने किसको फोकस किया ज्यादा, नेशनलाइजेशन हुआ था ना गुड्स का, ठीक है, मेजॉरिटी चीजों का, इंडिया में भी नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स टुक प्लेस, हेंस तो एयर इंडिया से गवर्नमेंट के पास चला गया था। ठीक है, फिर उनको लगा कि यार ये तो कोई फायदा कोई नहीं, सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट कराना फट से, तो अब नेक्स्ट में कौन आया, प्राइवेट प्लेयर्स, तो दे अडॉप्टेड व्हाट, डी नेशनलाइजेशन, बहुत सारे इंसेंटिव्स उनको दिया गया ताकि देश में प्राइवेट सेक्टर्स डेवलप हो सके। ओनली वन थिंग वी हैव नॉट रिसीव्ड इज फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द वेस्टर्न नेशन एंड द रेमिटेंसेस फ्रॉम द, बहुत सारे इंटरनल रीजन है, एक तो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है कभी भी, नंबर टू है कि डेवलपमेंट कौन से एरियाज में करना चाहिए था और डेवलप कौन से एरियाज में कर लिया, एंड अगर इफ आई एम नॉट पॉलिटिक
पॉलिटिकली तो देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट दैट आर द मेजर थिंग। इसके ऊपर क्वेश्चन भी है कि व्हाई इज देयर इज अ रीइमर्जेंस ऑफ पोवर्टी इन पाकिस्तान। जो नीचे का जो लास्ट के जो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए हुए ना चैप्टर खत्म होने के बाद, उसमें देखना थर्ड क्वेश्चन है वो। और वो एग्जाम, अच्छा ये तीनों क्वेश्चन जो है पीछे के जो लास्ट के तीन टॉपिक दिए हुए देख रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन बेस्ड डिस्कशंस, ये देख लो। वन चाइल्ड पॉलिसी 2021 में आया है, लिबर्टी इंटीग्रेटेड 2022 और 23 में आया हुआ है, 22 में आया हुआ है, और स्लो ग्रोथ ऑफ री इमर्जेंस ऑफ पाकिस्तान 2023 में आया है। एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं। हाँ, क्योंकि एग्जाम में तो आया और क्या है। ठीक है, बात समझ में आया।